हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे एरिया वेक्टर की, लेकिन उसके पहले लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए एरिया वेक्टर बहुत ज़रूरी है। अगर एक एरिया वेक्टर हमें नहीं आता है निकालना या फिर पता करना, तो हमें ये फ्लक्स निकालने में बहुत दिक्कत होगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, राइट। अब इन दोनों का प्रोडक्ट ये हमें फ्लक्स देगा, तो उससे पहले ये एरिया वेक्टर जान लिए होता क्या। जब एरिया वेक्टर निकालना आ जाएगा, देन वी आर इन पोजीशन दैट टू कैलकुलेट दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलो आज हम जानते हैं एरिया वेक्टर, पता करते हैं होता क्या है। अच्छा, नाम में लिखा है एरिया वेक्टर, इससे कन्फ्यूजन ये होगा कि एरिया भी वेक्टर होता है क्या। हाँ बिल्कुल, यस, ये एरिया भी वेक्टर होता है, एरिया भी वेक्टर होता है। कैसे? क्लास 11th में पढ़ा होगा वेक्टर वाले में, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे याद दिला देता हूँ। क्या छठी का तो अरे नहीं यार, गलत सोच रहा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एरिया वेक्टर याद दिलाने वाला हूँ कि होता क्या है। अब एरिया वेक्टर में जैसे एरिया वेक्टर कैसे है, क्यों है, देखते हैं। यहाँ पे एक मैं डायग्राम ले रहा हूँ, वन डायग्राम। ये है स्क्वायर। सर इसका तो पहले से पता है क्या, अभी छोटा मोटा है। बिल्कुल सही बात है, छोटा तो है ही है, देखने में छोटा लेकिन बड़ा धमाका करेगा अभी, धमाहा। ये हो गया एरिया। एरिया तो हम जानते हैं, ये एरिया होगा ए स्क्वायर। बहुत सही, वेरी गुड। अब एरिया तो पता है, ये हो गया ए स्क्वायर, लेकिन ये एरिया वेक्टर है, मतलब इसका डायरेक्शन है सर कैसे, मैं बता रहा हूँ। एक्स एक्सिस है, इसको वाई ले लेते हैं, ये जेड एक्सिस हो गया। 11th में ही पढ़ाया गया होगा यूनिट वेक्टर के बारे में। ये आई कैप होगा, यह जे कैप होगा और यह के कैप होगा, राइट। यस, इसका नामकरण कर देते हैं, गौकरण नामकरण ए बी सी। तो इस एरिया को लिखने के लिए यहाँ पे ये ए था ना, ए इंटू ए, तो क्या इसी को हम ए बी इंटू बी सी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। लिख लिया, लिख लिया। तो वेक्टर बोला है तो वेक्टर तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बी किसके डायरेक्शन में है, आई, और ये जे मतलब बी सी जे के डायरेक्शन में ना। हालांकि ये ऐसे लिखा है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ये क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट तो पढ़ा ही होगा। अगर दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, दोनों का डॉट लेंगे तो ये मिलता है ए बी कॉस थीटा। दो वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी है, दोनों का जब क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो मिलता है ए बी साइन थीटा, राइट। यह एरिया हम क्रॉस प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हैं, वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर बी सी। अब ए बी कितना है, अब ये क्रॉस प्रोडक्ट से यहाँ से जैसे मैंने लिखा ए बी साइन थीटा, यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी इंटू बी सी साइन थीटा। अब थीटा क्या है, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए बी एंड बी सी। ए बी ए है, बी सी ए है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, ये कितना है, ये कितना 90 डिग्री। ये हो गया 90, तो थीटा इज इक्वल टू 90, 90 साइन 90, साइन 90 इज इक्वल टू 1, साइन 90 इज इक्वल टू 1। और ए के जगह क्या है, क्या है, ए है, और बी सी के जगह पे भी ए है। साइन 90 की वैल्यू 1 हो गया, तो क्या मिला, ए स्क्वायर। ये पुराना वाला मिल गया क्या, बहुत सही, पुराना वाला ही है ये। तो इसलिए एरिया क्या होता है, वेक्टर होता है, एरिया वेक्टर होता है, राइट। एनी डाउट? अब एरिया वेक्टर हो गया, तो हमें यूनिट वेक्टर चाहिए। जो एरिया वेक्टर होगा, ये प्लेन था 2D, ये मतलब ये क्या है, 2D सरफेस है, यह 2D सरफेस है। और 2D सरफेस में एरिया वेक्टर दो ही हो सकता है, जो सरफेस के नॉर्मल होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है। चाहे नॉर्मल कहें या परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब क्या हो गया,
एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस। क्या हो गया? एरिया वेक्टर क्या? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, टू द सरफेस, यानी ये एरिया वेक्टर हो गया। क्या हो गया? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब क्या, अब इसका कैसे होगा? अब ये जो प्लेन लिया था, ये प्लेन किस प्लेन में है? अरे मतलब यह जो 2D डायग्राम है वह कहाँ लिया हमने? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स वाई प्लेन में। जब ये एक्स वाई है तो उसके परपेंडिकुलर ये होगा ना जेड। तो इसको हम ब्रैकेट में के कैप, और एक तो ऊपर होगा, एक अंदर, नीचे अंदर। अब जैसे मान लो, मैं क्या बताऊँ, एक पेज ही ले लो, ये पेज है, पेज ऐसे है, तो एक ऐसे परपेंडिकुलर होगा, दिख रहा है? अरे मतलब इस पेज के ऐसे परपेंडिकुलर, कुछ ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, कैमरा को ढक रहा है, ऐसे ऐसे, और एक नीचे से नीचे जाएगा। नहीं समझ में आया? अरे एक प्लेन ले लो ऐसे, एक ऊपर चले जाओ ऐसे, और एक नीचे नीचे, ठीक है? तो इस तरह से दो होंगे। तो अभी जो यहाँ पे लिखा है के वो इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, बिकॉज दिस प्लेन इन, क्या मतलब ये किस प्लेन में? एक्स वाई प्लेन में। तो एक एक्स वाई प्लेन में है तो उसके परपेंडिकुलर जेड एक्सिस ऊपर हो गया, और एक होगा, तो जेड एक्सिस को क्या कहते हैं? के कैप, और एक हो जाएगा माइनस के कैप, मतलब एक्स एक्सिस के नेगेटिव में। कैसे? ऐसे ले सकते हैं। कैसे? तीनों अगर बनाएं 3 डायमेंशन तो कुछ इस तरह से बनेगा। कॉपी इसी पे दिखाता हूँ, बन जा भाई। हाँ, ये एक्स, ये वाई, और परपेंडिकुलर ये जेड एक्सिस। देखो आँख में दिख रहा होगा, ये दिखा? अब प्लेन यहाँ रखा हुआ है, प्लेन यहाँ पे रखा हुआ है, ऐसे रखा है ना, ऐसे, तो उसी के परपेंडिकुलर ये है, एक ऊपर और एक नीचे। तो ऊपर जो है वो क्या है? के कैप, नीचे जो होगा माइनस के कैप, राइट? वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। अब इतना अगर समझ में आ गया तो एक और डायग्राम मैं लेता हूँ, एक और डायग्राम लेता हूँ। कौन सा डायग्राम? अरे जो भी डायग्राम बन जाए। ये रहा डायग्राम, 1000 रुपये का आपके सामने, क्रिंग क्रिंग, एक यहाँ पे ऐसे हो गया। अब इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, इसको z मान लिया, मतलब मान सकते हैं क्योंकि मानना ही है ना x y z। ये यहाँ पे एक ऐसे सर्कुलर डिस्क है, 2 डायमेंशनल में है। इसका क्या हुआ? एक्स वाई प्लेन में है, तो ये होगा y के डायरेक्शन में, मतलब एक ऊपर होगा और एक अंदर नीचे की तरफ होगा। यह माइनस के कैप में होगा, ठीक? अब इसका एरिया निकालना है तो क्या करेंगे? एरिया सर्कुलर है, एरिया इज इक्वल टू, एरिया होता है इसका, अगर रेडियस हम मान लें r है तो पाई आर स्क्वायर हो गया। किस डायरेक्शन में? के कैप में, और एक हो सकता है पाई आर स्क्वायर माइनस के कैप, ठीक? इसका 2 डायरेक्शन हो गया, 2 एरिया वेक्टर हो गया, दोनों डायरेक्शन में होगा। एक एक्स एक्स, मतलब यहाँ पे देखें तो एक वाई जेड एक्सिस में और एक माइनस जेड एक्सिस में, 2 हो गया। अब इसके बाद से ये तो रही बात किसकी? 2 डायमेंशन की, 2 डायमेंशन की। एक छोटा सा और देख लेते हैं यहाँ पे, ऐसे ये अगर है ऐसे, तो कुछ बना लिया ऐसे, और इसको बनाते हैं ऐसे। ये L है, इसको मान लिया B है, तो ये एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा? अब इसको भी क्या दिखा है? इसको भी एक्स वाई जेड, इसको भी कह दिया। तो एक तो ऊपर की तरफ होगा परपेंडिकुलर और एक नीचे की तरफ, तो इसका एरिया क्या होगा? L इंटू बी। किस डायरेक्शन में? एक तो के कैप की तरफ और दूसरा माइनस के कैप। ऐसा इसलिए क्योंकि यह जो प्लेन है एक्स, ये एक्स और वाई प्लेन में है,
तो इसके परपेंडिकुलर जो एरिया वेक्टर होगा, जो नॉर्मल होगा, वह जेड एक्सिस में होगा। अगर यही प्लेन जेड एक्स में होता, जेड एक्स यानी उठा के इसको यहाँ टिक टिक यहाँ रख दिया, तब इसके परपेंडिकुलर होता, मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल होता, राइट। डायरेक्शन किसका लेता, वही वाई एक्सिस का डायरेक्शन लेता। कोई डाउट? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब देखो, ये जो अभी तक एरिया वेक्टर लिया हमने, वो एरिया वेक्टर प्लेन सरफेस का लिए। मतलब प्लेन सरफेस का मतलब क्या? प्लेन सरफेस का मतलब ओपन सरफेस, और ओपन सरफेस का मतलब ओपन सरफेस, जितना भी ओपन सरफेस होगा वो 2 डायमेंशन में आते हैं। इसमें आते हैं 2 डायमेंशन सरफेस में आते हैं। तो ये भी हम 2D बात किए थे, 2D का 2 होगा, ये तो समझ में आ गया। जैसे यहाँ देखा, यहाँ देखा, यहाँ देखा। अब अगर 3D में आते हैं तो 3D में पहला एक एग्जांपल ले लिया, क्यूब। 3D जब सरफेस की बात करेंगे, 3D सरफेस, 3D सरफेस में जब बात करेंगे तो उसको हम कहते हैं क्लोज्ड सरफेस। 3D हमेशा क्लोज्ड सरफेस होता है, 3D हमेशा क्लोज सरफेस होता है। और 2D में दोनों डायरेक्शन में होता है, 2 डायरेक्शन में। अब 3D का एक खासियत है, हमेशा जो एरिया वेक्टर लेते हैं, एरिया वेक्टर वो हमेशा रेडियली आउटवर्ड लेते हैं, इनवर्ड लेते ही नहीं, अंदर जो होगा वो नहीं लेंगे। जैसे क्यूब में कितने फेस बनेंगे? क्यूब में 6 फेस आएंगे। हाउ मेनी फेस? 6 फेस। यहाँ पे 6 फेस बनेगा। क्यूब तैयार हो गया। अब ये जो ऊपर दिख रहा है ये फेस, इसका एरिया वेक्टर ऊपर होगा, एक अंदर होगा। तो अंदर वाले को कंसीडर नहीं करना है, हमें केवल ऊपर वाले को कंसीडर करना है। एक फेस इधर है, इसका परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर ये हो गया। एक फेस नीचे वाला, तो नीचे वाला तो नीचे ही होगा, नीचे वाला तो नीचे होगा, ऐसे। अब इधर वाला जो फेस है ऐसे, साइड वाला, इसका भी ऐसे इधर होगा। बाकी बचे 2 और, कौन कौन? एक इधर सामने वाला, इधर, अरे अपने साइड, एक अपने साइड, एक अंदर वाला। अंदर वाला ये, मतलब ये अंदर, ये ऐसे, ये पूरा अंदर, ये मतलब उसके अंदर अंदर चले जाओ। जैसे एक डब्बा ले लो, अरे जूते चप्पल जो भी, क्रीम पाउडर, जो भी डब्बा मिले, जो क्यूब जैसा दिखता हो, तो उसमें देख लेना 6 फेस होंगे। तो नीचे वाला बता दिया इधर साइड का, ये ऊपर का इधर साइड का, तो एक सामने और एक पीछे का हो जाएगा। तो इस तरह से 6 फेस होंगे। लेकिन इसका जो एरिया वेक्टर लेंगे वो हमेशा क्या लेंगे? रेडियली आउटवर्ड। देखो हमने बाहर ही लिया, इसका अंदर भी तो होगा, अंदर नहीं लेते हैं, रेडियली आउटवर्ड ओनली वी हैव टू कंसीडर। ठीक है, तो ओनली आउटवर्ड नॉर्मल, क्या? ओनली आउटवर्ड नॉर्मल, क्या? इज, ओनली आउटवर्ड नॉर्मल इज कंसीडर्ड, यानी जो बाहर होंगे केवल उसे ही लेंगे। ठीक है, ओनली आउटवर्ड नॉर्मल इज कंसीडर्ड, अंदर वाले को लेना ही नहीं है। चलो एक और देखते हैं, ये क्या है? ये तो सिलेंडर दिख रहा है, सिलेंडर ही है। अब दिख रहा है सिलेंडर तो सिलेंडर ही होगा, राइट। इसका एरिया वेक्टर एक तो ऐसे ये हो गया, ये जो कर्व सरफेस जो सर्कुलर है उसका ये हो गया, फिर ये सर्कुलर है ऐसे, ये हो गया। अब इस कर्व जो सरफेस एरिया ये जो दिख रहा है ना, ये चूँकि 3 डायमेंशनल है, 3D की बात कर रहे हैं तो जैसे बेलन ले लो, या फिर गैस सिलेंडर जो होता है, अब गैस सिलेंडर के चारों तरफ निकालो, एरिया वेक्टर कुछ इस तरह से होगा, इधर होगा, यहाँ से ऊपर भी होगा। ऊपर कैसे? अरे 3 डायमेंशनल है ना, ये ऐसे, मतलब ये पेन ले लो, ये सिलेंडर हो गया। तो इसका एरिया वेक्टर देखो, एरिया वेक्टर ये यहाँ से ऊपर आएगा, ये ऊपर,
फिर इधर इस साइड आओगे तो इधर जाएगा, ठीक है, इधर ऐसे ऊपर, फिर यहाँ से ऐसे। ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया वो चारों तरफ होगा, ठीक। तो ये इधर हो गया, चूंकि परपेंडिकुलर चाहिए तो यहाँ है परपेंडिकुलर, ऐसे होगा। ये था सिलेंडर। सिलेंडर। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, किसको देखते हैं, अरे किसी को देखना नहीं है, किसी को स्फीयर का देखते हैं। स्फीयर का ये हो गया हमारे पास स्फीयर। स्फीयर है भाई, कुछ और मत समझ लेना, आलू गोभी ऐसे। अब ये अगर इसका रेडियस हम आर मान लें, वैसे मानने की जरूरत नहीं है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा किधर होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा, ऐसे। यहाँ लेना है, ले लो, ये हो गया बाहर की तरफ। यहाँ लोग, यानी इसका जो एरिया वेक्टर वो सेंटर से पास होकर जाएगा, क्योंकि रेडियस होगा, ठीक है, तो सेंटर से पास होकर जाएगा तो ऐसे होगा। फिर इसका एरिया वेक्टर इधर लेना चाहते हो ले लो, मना थोड़ी करेंगे, मना भी क्यों करें, हमारे घर से थोड़ी जा रहा है। देखो ये रहा, खींचे, इधर लेना है इधर ले लो, ले लो, स्वेच्छा से ले लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो इधर लेना है ले लो, इधर ही ले लो। तो ये सब क्या है, एरिया वेक्टर है। एनी डाउट, दिस ऑल आर व्हाट, एरिया वेक्टर ऑफ द स्फीयर। ये था क्या, स्फीयर था, ये हो गया स्फीयर, राइट। अब अगर हम एरिया वेक्टर समझ गए तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के पोजीशन में आ गए। अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है बताया, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस। थोड़ा सा एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा होगा, कहीं भी पढ़ा होगा, लेकिन पढ़ा होगा प्लस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, ऐसे अगर प्लस चार्ज है तो ये बाहर की तरफ जाता है, इसका डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है चारों तरफ। नेगेटिव अगर चार्ज लिया है तो अंदर की तरफ होता है इसका डायरेक्शन, इनवर्ड, अंदर की तरफ, इनवर्ड होगा, राइट। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से हो गया आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज की वजह से इनवर्ड। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्चुअली होता क्या है, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू अ प्लेन सरफेस। क्या होता है, द नंबर ऑफ field lines passing perpendicular to a plane surface, अब प्लेन सरफेस, जैसे यहाँ पे एक प्लेन सरफेस दिया है। अब ये 2D है, अगर 2D सरफेस है तो इसमें एक आउटवर्ड होगा, मतलब जैसे ये पेज है तो एक तो इसका ऐसे परपेंडिकुलर होगा और एक इसके नीचे होगा, दो हो गया। तो मान लेते हैं इसको अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पास कर रही हैं ऐसे ऐसे ऐसे, कितना पास किया इसमें, दो, तो दो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। अब अगर और अगला लेते हैं ऐसे 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 ऐसे, इसमें कितने लाइंस पास कर गए, 3 लाइंस, तो इसलिए इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स 3 हो गया। अब एरिया थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, जब एरिया और बढ़ा लेंगे ऐसे,
ऐसे 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 खिंचे खिंचे। इसमें नंबर ऑफ लाइंस पास कर गए 6, तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स 6 हो गया। मीन्स क्या है, जितने नंबर ऑफ लाइंस इस एरिया से पास करेंगे उसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो आगे अभी हम देखेंगे क्या, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का प्रोडक्ट ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। इससे हमें एक चीज़ ये समझ में आया, एरिया अगर बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बढ़ रही हैं, राइट। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि एरिया पे डिपेंड कर रही हैं। एरिया जितना बड़ा लेंगे उतने ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी अधिक होगी, राइट, क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस अधिक पास करेंगी। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड ऑन द एरिया थ्रू विच इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग, राइट। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला देखते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होगा क्या, फाई ई इज इक्वल टू, अभी हमने देखा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब डॉट प्रोडक्ट को हम लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा। अब थीटा क्या है, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल है ये। एक क्वेश्चन देखते हैं, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी। देखो इधर क्या शराबी गाना गाते हैं। देखो ये इलेक्ट्रिक लाइंस अगर इधर से ऐसे पास कर रही हैं ऐसे, अब यहाँ पे मत देखना कि कितनी लाइंस पास कर रही हैं, वो तो हमने ऐसे एग्जांपल के तौर पे लिया था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये है और इसका साइड, ये तो रेक्टेंगल दिख रहा है बट ऐसे मान लेते हैं ये स्क्वायर है, साइड सब इक्वल है और इसी के डायरेक्शन में इसका एरिया वेक्टर है। एक इस डायरेक्शन में होगा, इसके अपोजिट में होगा। तो 2 डायमेंशनल में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन लेंगे एरिया वेक्टर का। अब यहाँ पे एरिया वेक्टर है तो दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, तो फ्लक्स क्या होगा, वेक्टर ई वेक्टर ए। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट है तो ई ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर ही है और ये भी एरिया वेक्टर भी नॉर्मल है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 होगा, दोनों पैरेलल है। तो अब यहाँ रख देते हैं ई ए कॉस 0, ई ए कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गया। अब इसके बाद से क्या करेंगे, एरिया क्या हो जाएगा इसी स्क्वायर का, तो ई इंटू ए स्क्वायर, ये हो गया इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी होगा, ये याद रखना, स्केलर क्वांटिटी। ओके ओके, लिख लिया, यस सर लिख लिया। एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगर मान लेते हैं ये कुछ ऐसे है, सर्कुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ, ये इसका सेंटर है और यहाँ से इसका रेडियस ये आर है, कैपिटल आर। इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे जा रही हैं, पास कर रही हैं ऐसे, बहुत सारी इलेक्ट्रिक लाइंस है। फिगर गंदा ना हो इस वजह से मैं बना नहीं रहा। अब ये इलेक्ट्रिक लाइंस हो गई, इलेक्ट्रिक लाइंस और ये जो डायग्राम दिख रहा है इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे। तो हम एक को ले लेते हैं, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हॉरिजेंटल से 30 डिग्री बना रहा है, राइट।
ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बहुत सारी हैं, लेकिन एक को कंसीडर करेंगे ताकि हम आसानी से समझ पाएँ। तो ये 30 डिग्री है, ये हमारा एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर, और ये हॉरिजेंटल से 30 डिग्री बना रहा है, और हमें फ्लक्स निकालना है। देन व्हाट इज फ्लक्स? तो फ्लक्स का फॉर्मूला हम जानते हैं, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, या इसको हम लिख लेंगे ई ए कॉस थीटा। थीटा तो हमेशा किसके बीच में होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर। लेकिन यहाँ तो थीटा हमारा एरिया वेक्टर पे नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ पे 30 कर देंगे, बट वो गलत हो जाएगा, क्योंकि एरिया वेक्टर ये है, ये एरिया वेक्टर ये। तो एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 60, क्योंकि ये टोटल 90, ये 30, तो ये हो जाएगा 60। तो यहाँ पे लेंगे ई ए कॉस 60, cos 60, टटिंग टटिंग टटिंग। तो ये हो गया cos 60 की वैल्यू, ई ए cos 60 की वैल्यू 1/2, क्या हो गया? ये भाई 2 हो गया। अब एरिया निकाल सकते हैं, सर्किल है ना, सर्किल का एरिया का फॉर्मूला, सर्किल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला। क्लियर? लिख लिया? पेज को चेंज करें? नहीं, यहाँ भी हम बना सकते हैं, किधर साइड में, यहाँ पे। एक क्वेश्चन और देते हैं, कौन सा? ये भी सिंपल ही है। ये स्क्वायर है, ऐसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे पास कर रही हैं, इधर से ऐसे पास कर रही हैं, और इसका एरिया वेक्टर ऐसे ऊपर की तरफ, एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ ऐसे है, खड़ा है, स्टैंडिंग ओविएशन दे रहा है, सैल्यूट मार रहा है, चल भाई खड़े हो जा, ऐसे दिख रहा है। सफ़ेद तो दिख ही रहा होगा, चलो ये नहीं दिख रहा तो मैं ये दिखा रहा हूँ, ये रहा, अब दिखा? उसका शैडो मत देखना भाई। ये हो गया उसके परपेंडिकुलर, और ये है इलेक्ट्रिक लाइंस। तो इस केस में क्या होगा? वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। अब इसको डायरेक्ट हम ई ए कॉस थीटा भी लिख सकते थे। अब थीटा है क्या? साइड ए है, तो थीटा तो 90 हो गया, क्योंकि जो एरिया वेक्टर है वो तो ऊपर का है, ऐसे परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, और ये उस प्लेन से नहीं, उस प्लेन के पैरेलल है। जो इलेक्ट्रिक लाइंस दिख रहा है ये प्लेन के पैरेलल है, तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि थीटा हो गया, यहाँ थीटा हो गया 90, तो जैसे ही cos 90 रखेंगे, cos 90 की वैल्यू 0, ई ए इंटू 0 इज इक्वल टू 0। यानी कि हमेशा, ऑलवेज, इफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू दी सरफेस, तो दैट मस्ट बी पैरेलल टू दी एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर के पैरेलल होना चाहिए, अदरवाइज इट विल बिकम 0। जब भी 90 डिग्री होगा 0 बना लेगा, पैरेलल होना चाहिए। ये हो गया एरिया वेक्टर। अभी तो हम लोग बात किए 3 डायमेंशन का। किसका बात किया? 3 डायमेंशन का। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देख लेते कैसे हुआ ये। अगर हम यहाँ पे देखें, ये है हमारा स्क्वायर, अरे हम सबका स्क्वायर है ये, दिस इज अ स्क्वायर। अब नाउ वी हैव कंसिडर्ड दिस इज व्हाट? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे जो भी इसके परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर नहीं, एक एंगल ये देखते हैं कि अगर ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे पास हो, क्या बात हो गया, तो गड़बड़ हो गया ना थोड़ा सा। मैं बताना कुछ और चाह रहा था, इस वाले मैं बता रहा हूँ, यहाँ बता रहा हूँ, ये हो गया ठीक। ये इसका है क्या? एरिया वेक्टर इधर है, ये एरिया वेक्टर है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे पास कर रही हैं,
बहुत सारे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऐसे ऐसे पास कर रही हैं, इनके बीच का एंगल ये थीटा है। अभी तुमने बताया कि एरिया वेक्टर के पैरेलल होना चाहिए। इसको दो कंपोनेंट में तोड़ देंगे, ई को। इधर एक कंपोनेंट हो जाएगा ई कॉस थीटा और एक इधर हो जाएगा नीचे की तरफ ई साइन थीटा। ई साइन थीटा हो गया। अब जो इसके पैरेलल में है यहाँ पे, तो ये तो फ्लक्स देगा, ये हो जाएगा ई ए कॉस थीटा, या फिर ऐसे भी लिख सकते थे ए ई कॉस थीटा, उसी को लिख लिया ई ए कॉस थीटा, ये हो गया। और थीटा यहाँ दोनों पैरेलल है, ये इलेक्ट्रिक ये जो फील्ड है ये और एरिया एक ही डायरेक्शन में है, तो कॉस जीरो और कॉस जीरो दे देगा ये ई ए, यानी कि ये मिल जाएगा पैरेलल हुआ तो। लेकिन इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, ये तो एरिया वेक्टर से परपेंडिकुलर है, तो इस केस में अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है ई साइन थीटा इंटू ए। अब ये जो थीटा है ई और ए के बीच का एंगल है जाएगा जीरो, तो इसीलिए परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, पैरेलल होना चाहिए। अगर पैरेलल में है तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अब एक 3D केस देखते हैं, 3D में क्या होगा, 3 डायमेंशन में क्या होगा। ये हमारे पास क्यूब है, देखो ये हो गया। अब इसको मान लेते हैं, इसको ऐसे है, ठीक, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। हमें फ्लक्स निकालना है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर भी है, लेकिन बनाएंगे डायग्राम गंदा हो जाएगा ना, इसलिए इधर नहीं बनाया, बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड इससे भी पास कर रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसे पास कर रहा है तो हमें फाइंड करना है फ्लक्स क्या होगा। तो ये 3D है और 3D में हमेशा क्या करते हैं, एरिया वेक्टर को आउटवर्ड लेते हैं। तो पहले हम मान लें इसको 1 सरफेस मान लेते हैं, इसको 2 मान लिया, इस नीचे वाले को 3 मान लिया, इधर साइड वाले को 4 मान लिया, बाहर वाले को, ये जो बाहर है बाहर 5 और एक अंदर है, एक अंदर 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 इसके अंदर जो है उसको 6 मान लिया। ये क्यूब है तो साइड सब सेम होगा, सेम है, बिल्कुल है। अब अगर हमें निकालना है फ्लक्स तो हमको ये देखना होगा इन सभी फेस से होके कितना जा रहा है, मतलब सभी फेस से हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो पहले फेस का निकालेंगे, अगर ये जो पहला फेस है तो ये तो इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, एरिया वेक्टर इधर होगा, क्योंकि अंदर वाला लेते नहीं है 3 डायमेंशन में, तो ये बाहर हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन्स इसी के जस्ट अपोजिट है, तो इसको कह देते हैं φ1। तो φ1 का क्या होगा, ई ए कॉस, अब दोनों के बीच का कितना है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, एरिया इस डायरेक्शन, दोनों के बीच का जो एंगल होगा 180 होगा, राइट। और 180 की वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा ई ए माइनस ई ए, ये φ1 मिल गया, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 कह दो। अब 2 वाले से लेते हैं, 2 का अगर देखें तो 2 का ऊपर होगा, ऊपर की तरफ ऐसे एरिया वेक्टर, क्योंकि अंदर तो लेंगे नहीं, बाहर लेते हैं, तो φ2 हो जाएगा। देखो अब ये एरिया वेक्टर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90, तो ये हो जाएगा ई ए कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू 0, φ2 हो गया 0, इक्वेशन 2 हो गया। अब 3 वाले से निकालते हैं, तो ये है 3, ये 3 है नीचे वाला, तो इसका होगा बाहर की तरफ ऐसे एरिया वेक्टर, ये नीचे है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है,
तो दोनों के बीच में 90 डिग्री है, तो फाई 3 क्या हो जाएगा, फाई 3 ई ए कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू 0, तो फाई 3 भी कितना आ गया, 0 आ गया। अब फोर्थ वाले का इस डायरेक्शन में ये है ना, ये वाला ये है, ये है, ये बाहर की तरफ एरिया वेक्टर है, यानी कि एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पैरेलल है। तो फाई 4 क्या होगा, ई ए कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा ई ए, तो फाई 4 आ गया ई ए। अब बचा फाई 5, यानी जो ये जो सरफेस ये जो दिख रहा है ना, ये पूरा ये दिख रहा है, इसको ऐसे ये ऐसे जो दिख रहा है बाहर की तरफ इधर होगा, अपनी तरफ, हमारी तरफ, ठीक है। तो उसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा बाहर की तरफ, इसके और इसके बीच में भी 90 डिग्री होगा। तो 5 अगर निकालते हैं, 5 ई ए कॉस 90 हो जाएगा, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो ओवरऑल 0 हो गया। तो 5 भी कितना आ गया, 0। हम निकालेंगे 5 6 जो अंदर वाला है, ये जो अंदर वाला एक है उसके अंदर अंदर अंदर, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो उन दोनों के बीच में भी 90 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ई ए कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू 0, तो 5 6 भी 0 हो गया। अब क्या करें, रिजल्टेंट निकालने के लिए सबको ऐड कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 फाई 4 फाई 5 फाई 6। अब फाई 1 की वैल्यू माइनस ई ए, फाई 2 की वैल्यू 0, फाई 3 की वैल्यू 0, फाई 4 की वैल्यू ई ए, फाई 5 की वैल्यू 0, फाई 6 की वैल्यू भी 0। देखो इतना ये 0 ख़त्म, माइनस ई ए और प्लस ई ए ये भी तो कट जाएगा, तो ओवरऑल क्या आया, ओवरऑल इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 आ गया, राइट। यानी सिंपल ये हुआ कि अगर कोई क्लोज फिगर है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, 0 होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम हो, यूनिफॉर्म हो, और यूनिफॉर्म में अगर कोई क्लोज सरफेस है तो उससे फ्लक्स 0 हो जाएगा। रीजन है ना, क्योंकि अपोजिट है, एक यहाँ पे होगा, इसी के अपोजिट यहाँ पे होगा, ये तो 90 ही है, 6 फेस होंगे तो ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, बाकी तो 90 डिग्री पे होंगे 4, बाकी बचे 2, इधर वाला 90 पे होगा, इधर वाला 180, तो ये इसको क्या करेगा, कैंसल आउट कर देगा, इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ गया, राइट। इज दैट क्लियर, ओके। एक क्वेश्चन देखते हैं, एक पॉइंट चार्ज की वजह से, अगर प्लस पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, तो इसके चारों तरफ एक स्फीयर क्रिएट कर देंगे, क्लोज सरफेस, राइट। अब अगर यहाँ पे हमें निकालना हो इस पॉइंट पे, तो मान लेंगे अगर ये स्फीयर हमने कंसीडर किया है, तो इसका पहले तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे अगर एरिया लेते हैं तो इस प्लस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसी डायरेक्शन में होगा, और इसका एरिया वेक्टर हमेशा इसके मतलब स्फीयर के सेंटर से पास होगा, तो इसका एरिया वेक्टर भी रेडियली आउटवर्ड होगा, रेडियली आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर होगा। ऐसे बहुत सारे प्लेस होंगे, मतलब पूरे सरफेस पे होगा। यहाँ पे अगर छोटा सा एरिया लिया तो इसका भी एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसी के डायरेक्शन में होगा। यहाँ अगर लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा,
और इसका एरिया वेक्टर भी, क्योंकि एरिया वेक्टर स्फीयर के हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, जो सेंटर से पास करेगा रेडियस से होते हुए। कोई अगर बॉल लेते हैं तो उस बॉल पे ऊपर नीचे दाएं बाएं किधर भी किसी साइड अगर लेते हैं तो वो परपेंडिकुलर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा। यहाँ ले लिया, चलो यहाँ ले लेते हैं, यहाँ भी वही होगा, एरिया वेक्टर बाहर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पैरेलल होगा। इस तरह से हर जगह सरफेस पे हर एक पॉइंट पे, इसके नीचे भी होगा इसके ऊपर भी होगा, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल शेप है, 3D स्फीयर माना है ना, तो स्फीयर क्या होता है, 3 डायमेंशन होता है। अब अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई इंटू डी ए, ये हो जाएगा स्मॉल एरिया के लिए। ये हमेशा यूजफुल होगा, यही यूजफुल करेंगे, राइट। अब इसके बाद से यहाँ देखो, ये दोनों पैरेलल हैं, तो पैरेलल है तो इसको अगर हम ऐसे लिखें स्केलर क्वांटिटी में, मतलब डॉट प्रोडक्ट को ई डी ए कॉस जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा ई डी ए, राइट। इस तरह से कितने आएंगे, बहुत सारे आएंगे, इसकी वजह से ई डी ए, 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 सबकी वजह से, यानी सबको अगर ऐड कर दें तो यह ए क्या हो जाएगा, मतलब यह डी ए में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इसी को हम ले चुके, अगर केवल स्मॉल एरिया के लिए लिया तो स्मॉल फ्लक्स भी होगा, तो ये स्मॉल फ्लक्स आ गया, स्मॉल फ्लक्स। अब इसको इंटीग्रेट कर दें, तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, ई डी ए हो गया। अब ये अगर डिफ्रेंसिएशन है, ये इंटीग्रेशन है, तो यहाँ फाई मिलेगा, चूँकि ओवरऑल इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा में मिल जाएगा एरिया। ई कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन डी ए, तो डी ए का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ए हो जाएगा, तो क्या मिला, ई डी ए, क्या मिल गया, ई डी ए, राइट। और यहीं से हम गॉस लॉ को भी प्रूफ कर सकते हैं। हालांकि लॉ का कोई प्रूफ नहीं होता, बेवकूफ़ बनाया जाता है, लेकिन हम प्रूफ कर सकते हैं यहाँ पे। तो फाई इज इक्वल टू, यहाँ पे ई इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लिख लेते हैं, स्पेस में रखा गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई, इसका रेडियस क्या है, आर है, कैपिटल आर, तो आर स्क्वायर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो क्या हो गया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यही गॉस लॉ भी है, ठीक है। तो ऐसे गॉस लॉ को भी प्रूफ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लिख लेंगे क्या, ये गॉस अंकल बताए थे, अब हम आगे देखेंगे उस वाले में कि अगर कोई क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस क्यू चार्ज है, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कैसे, तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके।